इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहली बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बहुत सिंपल है ये प्रॉपर्टी। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं। जैसे यहाँ फिगर में हमने इस बॉडी को 5 चार्जेस दिए, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एंड 5 कूलम। तो टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना होगा? इन पांचों चार्जेस का एल्जेब्रिक समेशन। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 कूलम। ये हमें पता ही है, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब आप सेकंड फिगर देखिए। इसमें हमने क्या किया कि जो सेंटर में 3 कूलम का चार्ज है उसे रिप्लेस कर दिया -3 कूलम से, और राइट साइड में 5 कूलम के चार्ज को रिप्लेस कर दिया -5 कूलम से। तो अब टोटल चार्ज बॉडी में होगा इन पांचों चार्जेस का समेशन, डेट इज 1 + 2 - 3 + 4 - 5 विच इज इक्वल टू -1 कूलम, जो कि एल्जेब्रिक सम है टोटल चार्जेस का। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी बॉडी को n नंबर ऑफ चार्जेस देते हैं, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ... अप टू Qn, तो टोटल चार्ज बॉडी में होगा समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी Q टोटल हो जाएगा। Q टोटल इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 ... प्लस Qn। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है कि इफ अ सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ... अप टू Qn, देन टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + ... Qn। और इसमें जो खास बात है नोट करने लायक वो ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी कि एडिशन ऑफ चार्ज इज अ एल्जेब्रिक एडिशन, यानी कि जो चार्ज को हम ऐड करेंगे वो एक एल्जेब्रिक एडिशन होगा। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो वो टोटल चार्ज में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। तो एग्ज़ाम में अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाए तो आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ चार्जेस, और ये अगर डायग्राम बना देंगे फिर तो क्या नहीं क्या, इस डायग्राम को देख के ही एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम पढ़ा है, और यहाँ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो जैसा हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एंड मोमेंटम, वैसा ही स्टेटमेंट है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मास आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। यानी ये इस सिस्टम में मास और एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और मास और एनर्जी बाउंड्री से बाहर ना आ सकती है ना जा सकती है। सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। अब हमारा जैसे यूनिवर्स है, इसमें जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो सोलर की है या विंड एनर्जी है या जितनी भी फॉर्म्स की ऑफ एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स के अंदर ही हैं।
तो हम अपने यूनिवर्स को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी और मास भी कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए कुछ बुक्स में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये स्टेटमेंट भी आपको मिलेगा, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी आइसोलेटेड सिस्टम की जगह यूनिवर्स लिखा होगा। हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जब हम बैलून को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो बैलून में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो निगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। जब बैलून को रब किया जाता है वुलन क्लॉथ से तो वुलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन निकलकर बैलून में आ जाते हैं, यानी वुलन क्लॉथ के एटम से वो जंप करेंगे और बैलून के एटम में आ जाएंगे। तो बैलून के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और वुलन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो वुलन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बैलून निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वुलन क्लॉथ से बैलून में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वुलन क्लॉथ से बैलून में, लेकिन चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन का क्या अर्थ है, इसे आप ऐसे समझिए कि एक पार्क में मान लीजिए 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा और आ गया तो आप क्या कहोगे कि पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं। अब एक छोटा सा बच्चा आ गया तो क्या कहोगे कि एक पार्क में 6 बच्चे खेल रहे हैं। अब वो छोटा सा बच्चा बहुत छोटा है तो आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि एक पार्क में 5.5 बच्चे खेल रहे हैं या 5.5 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो बच्चा एक ही काउंट होता है, ना उसे हाफ काउंट कर सकते हम ना क्वार्टर। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंट करते हैं, उनको हम 0.5, 0.6, 0.7 इस फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। तो यही होता है क्वांटाइजेशन। अब आगे समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय E. Thus, charge Q on a body is always given by Q is equal to NE. N is any integer. और यहाँ E क्या है, E is charge on an electron, यानी कि एक बॉडी में जितना चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू NE। मान लीजिए एक बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू 5E। E की वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज लेते हैं -E, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए प्रोटॉन पे हम चार्ज लेते हैं +E। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मान लो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हुआ है, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, Q इक्वल टू NE। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इसलिए N है 1, सो Q इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी उतना ही चार्ज
उस बॉडी में उतना ही चार्ज होगा जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है। अब सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो चार्ज होगा Q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो चार्ज डेवलप हुआ Q इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो टोटल चार्ज डेवलप हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, इसलिए ये जितना भी चार्ज डेवलप हुआ है ये निगेटिव चार्ज है। हम नॉर्मली साइन दिखाते नहीं हैं, माइनस साइन दिखाते नहीं हैं न्यूमेरिकल्स में भी जब आप करेंगे, लेकिन बस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ये बात लिखी हुई है, मानी हुई है। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इसको हम रिवर्स तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर में हम क्या लिखेंगे? 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम 0.25 हटा देंगे, मतलब 6.25 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटीग्रल फॉर्म में काउंट होते हैं, यानी कि हम 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, लेकिन 6.25 नहीं। तो आंसर होगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नोट करने वाली बात है, ये जो चार्ज है ये निगेटिव नेचर का चार्ज है, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चार्ज की स्मॉलर यूनिट भी होती हैं। पहली स्मॉलर यूनिट है 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरी यूनिट है 1 मिलीकूलम, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, जिसे हम E से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए एक बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा उस बॉडी का N2 इंटू E प्लस N1 इंटू माइनस E, विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू E। N1 और N2 इंटीजर हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय E। एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 70 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 72, तो बॉडी में टोटल चार्ज हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय E प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय माइनस E, विच इज इक्वल टू 70 माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाय E।
this is equal to minus 2e. Now this is equal to minus 2 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. हमने e की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया. Now this is equal to minus 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो टोटल चार्ज बॉडी में हो जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और ये चार्ज निगेटिव नेचर का होगा. अब एक एग्जाम्पल को समझेंगे. एग्जाम्पल 1.2. यह एग्जाम्पल NCERT की बुक में पेज नंबर 10 पे दे रखा है. इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो सवाल ये है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हर सेकंड में, तो कितना समय लगेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप होने में उस बॉडी के अंदर. आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग आउट ऑफ द बॉडी इन 1 सेकेंड इक्वल टू 10 to the power 9. यानी कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक सेकेंड में? 10 to the power 9. चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी इन 1 सेकेंड इक्वल टू, यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी लगा देंगे. Q इक्वल टू NE. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 to the power 9. और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो हम 10 to the power 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19, और हमें वैल्यू निकल के आएगी 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 10 कूलम. हम ऐसे कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 coulomb of charge is accumulated on another body in 1 second. यानी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 कूलम का चार्ज अक्यूमुलेट होगा 1 सेकेंड में. तो 1 कूलम का चार्ज कितने सेकेंड में अक्यूमुलेट होगा? 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेकेंड्स. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 सेकेंड्स. यानी 1 कूलम का चार्ज अक्यूमुलेट हुआ 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 सेकेंड्स में. ये हमारा आंसर हुआ सेकेंड्स में. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है राइट डाउन योर आंसर इन ईयर्स. तो सेकेंड को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 365 से, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं. मल्टीप्लाइड बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. मल्टीप्लाइड बाय 60, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. विच इज़ फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो इस तरीके से टाइम इन ईयर्स निकल के आया 198 ईयर्स. यानी कि इतना चार्ज अकुमुलेट करने के लिए लगभग 200 साल लग जाते हैं. आप देखिए इस चीज़ को कितना समय लग जाता है. आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल 1.3. यह पेज नंबर 10 पर दे रखा है NCERT की बुक में. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. यानी एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. यहाँ इन्होंने ये नहीं दे रखा कि एक कप में कितना पानी है, क्योंकि कप तो कई साइज़ के होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है. तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कप में कितना पानी है. अगर यह प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगी तो वो यह ज़रूर मेंशन करेंगे कि एक कप में कितना पानी है. उसमें 250 ग्राम पानी भी हो सकता है, 300 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम पानी भी हो सकता है कप में. Now let us assume that our cup contains 250 ग्राम ऑफ वाटर. इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा जो कप है उसका साइज ऐसा है, उसमें 250 ग्राम वाटर आ जाएगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम. इसलिए 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू
1 mole, and we know that 1 mole contains 6.02 into 10 to the power 23 molecules. क्या अर्थ हुआ कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो जब 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारा कप जिसमें 250 ग्राम वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर इक्वल टू 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसीलिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 प्रोटॉन्स। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वाटर के प्रत्येक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स। कैसे? देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे हाइड्रोजन में के एटम में, और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के एटम में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 10। इसी तरीके से टोटल प्रोटॉन्स भी हो गए 10। तो 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 10 प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू NE, N होगा 10, E 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो यहाँ हमने 10 प्रोटॉन की वजह से चार्ज निकाल लिया। अब ये तो एक एटम में 10 प्रोटॉन है, तब इतना चार्ज है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा एक कप ऑफ वाटर में, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि 250 ग्राम वाटर है। इसी तरीके से निगेटिव चार्ज भी सेम क्वांटिटी का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 है। तो पॉजिटिव चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का है, निगेटिव चार्ज भी 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम का है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, तभी तो वाटर न्यूट्रल कंडीशन में होता है। अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता, तो हमें करंट लगने की संभावना रहती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी।